नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है मकर लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान हम कैसे करते हैं। इससे पहले कि मेरे जितने भी टॉपिक थे उसमें मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु इन लगन कुंडलियों में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान के बारे में आप लोगों को डिटेल में इसकी व्याख्या की थी, एक्सप्लेनेशन दिया था। और आज स्टार्ट करूंगा दोस्तों मकर लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक तथा समग्रह की पहचान। इससे पहले कि दोस्तों मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को सिलसिलेवार तरीके से देखते हुए ही इस एपिसोड पे आएँ, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि राशियाँ जो होती है एक सीक्वेंस में आती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इनको सीक्वेंस वाइज क्या कर दिया गया है, एक एक नंबर अलॉट कर दिया गया है। कुंडली में जहाँ पर भी एक नंबर लिखा हुआ रहता है उसका मतलब वो घर जो होता है मेष राशि का होता है। 2 लिखा रहता है तो वो घर वृषभ राशि का। 3 लिखा रहता है तो मिथुन का। 4 तो कर्क का। 5 तो सिंह का। 6 तो कन्या का। 7 तो तुला का। 8 तो वृश्चिक का। 9 तो धनु का। 10 तो मकर का। 11 तो कुंभ का। 12 तो मीन का। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुंडली में जो घरों में जो नंबर मेंशन होता है, एक्चुअली वो नंबर क्या होता है, किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों, और उन राशियों को क्या किए हैं हम 1 से लेकर के 12 तक उनको नंबरिंग कर दिए हैं, नंबरिंग उनको दे दिया गया है। अब कुंडली में जहाँ पर भी आपको, जिस घर में भी आपको 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ मिले, आप समझ लीजिए कि उस भाव के स्वामी जो होते हैं, उस घर के स्वामी मंगल होते हैं। कुंडली के जिस भाव में भी आपको, जिस घर में भी आपको 2 और 7 नंबर लिखा हुआ मिले, आप समझ जाइए कि उस घर के स्वामी शुक्र देवता होंगे। जिस भाव में भी आपको 3 नंबर और 6 नंबर लिखा मिले, आप समझ जाइए कि उन भावों के, उन घरों के स्वामी बुध देवता होंगे। कुंडली के जिस भाव में भी आपको 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ मिले, आप समझ जाइए कि उन घर के स्वामी बृहस्पति देवता होंगे। जहाँ पे भी आपको 10 नंबर 11 नंबर कुंडली में लिखा हुआ मिले, आप समझ जाइए कि उस घर के स्वामी शनिदेव होंगे। जहाँ भी आपको 4 नंबर लिखा हुआ मिले कुंडली में, उस घर के स्वामी चंद्रमा होंगे। और जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ मिले, उस घर के स्वामी होंगे सूर्यदेव। तो ये एक थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आप एडवांस लेवल को भी अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर पाएँ, अच्छे तरीके से उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो मकर लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मकर लग्न की कुंडली बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये एक लग्न कुंडली हो गई मकर लग्न। मकर लग्न का मतलब होता है फर्स्ट हाउस में आपका 10 नंबर लिखा हुआ होना। अगर फर्स्ट हाउस में मैं यहाँ पे 10 नंबर लिख दूँ तो ये बन जाएगी आपकी मकर लग्न की कुंडली। अब आप क्या कीजिए, इन सभी भावों में गिनती के क्रम में आप आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ लिखिए आप 11, यहाँ लिखिए 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। तो इस तरीके से ये बन गई आपकी मकर लग्न की कुंडली। क्लियर है दोस्तों। अब हम इसमें योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान करेंगे। तो जितने भी योग कारक ग्रह होंगे, इनको योग कारक जो मैं जब लिखूंगा उसकी श्रेणी में आप लिख दीजिएगा। जितने भी मारक आएंगे उसको मारक की लाइन में लिख दीजिएगा, और जितने भी सम आएंगे उसको सम की लाइन में लिख दीजिएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए पहले योग कारक, जो भी योग कारक ग्रह आएंगे उसको मैं इस लाइन में लिख लूँगा, योग कारक की लाइन में। जो भी मारक ग्रह आएंगे उसको मैं मारक की लाइन में लिख लूँगा, और जो भी सम ग्रह आएंगे उसको मैं सम ग्रह की लाइन में लिख लूँगा, इस रो में लिख लूँगा। ठीक है। अब जो प्रोसेस, जो टेक्निक मैं यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों, वो सेम टेक्निक मैंने इससे पिछले भी जितने एपिसोड्स हैं, जितने लगन कुंडलियों में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान के बारे में बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया था और सेम टेक्निक भी यूज़ किया था। इस टेक्निक को हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बोल सकते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, हम जानते हैं कि
7 ग्रहों के बारे में, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों के बारे में ही हमें पता करना है कि ये ग्रह मकर लग्न की कुंडली में योग कारक होंगे या मारक होंगे या सम होंगे। राहु और केतु की चर्चा करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि राहु और केतु जो है छाया ग्रह है, इनका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व नहीं है। इनको कुंडली में कोई भी घर प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किसी राशि के स्वामी होते ही नहीं, ठीक है। उनकी जो योग कारकता, मारकता और जो समता है वो डिपेंड करेगी कि वो जिस भाव में, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी कैसा, कहाँ पे बैठा है, ठीक है, जिसको हम डिस्पोजिटर थ्योरी भी बोलते हैं, जिसकी चर्चा मैं आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ जरूर करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल राहु और केतु की चर्चा करना यहाँ पे व्यर्थ होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा दोस्तों। तो 7 ग्रहों के बारे में मुझे मालूम करना, तो इन 7 ग्रहों को आप यहाँ लिख दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, देन शनि। क्लियर है दोस्तों? तो इन 7 ग्रहों के बारे में ही हमें डिसाइड करना है कि ये योग कारक होंगे, मारक होंगे अथवा सम होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली में योग कारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। आई रिपीट, कुंडली में योग कारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। तो देखिए, ये होता है आपका फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। इसमें हम फर्स्ट हाउस को, फिफ्थ हाउस को और 9th हाउस को त्रिकोण के भाव बोलते हैं, त्रिकोण के घर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इन भावों के जो स्वामी ग्रह होंगे वो क्या होंगे? हमेशा योग कारक की श्रेणी में लिए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, योग कारक जो ग्रह हैं, यानी त्रिकोण भाव के जो स्वामी ग्रह हैं, उनको योग कारक की श्रेणी में लिख देना है, ठीक है। तो देखिए, पहला भाव यानी पहला त्रिकोण में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब होता है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। क्लियर है दोस्तों? मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। तो शनि देव क्या होंगे आपके इस लग्न कुंडली में, यानी कि मकर लग्न की कुंडली में पहले योग कारक ग्रह बने। तो आप यहाँ लिखिए शनि देव, योग कारक की कैटेगरी में आप लिखिए शनि, और यहाँ से आप क्या कीजिए दोस्तों, शनि को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए कि अब इनको हमें देखना नहीं है, इनका निर्णय हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि कुंडली में जहाँ पे भी 10 नंबर और 11 नंबर लिखा रहता है, उस भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो शनि देव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर, ये दो जो भाव है, इनको आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल। अब इन दोनों भावों को भी हमें नहीं देखना है और इनको यहाँ पे ग्रह में भी अब हमें शनि को देखना नहीं है। क्लियर है दोस्तों? क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऑप्शंस आपके कम होते जा रहे हैं, ठीक है। आई मीन कम चीज़ों में जब सिलेक्शन करना होगा तो एक्यूरेसी की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, करेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको सेम टेक्निक यूज़ करना है। क्लियर है? अब आइए दूसरा त्रिकोण, यानी कि फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब होता है दोस्तों वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो अब आपको क्या करना है, योग कारक की श्रेणी में जो दूसरा ग्रह आएगा वो कौन से हो जाएंगे? तो शुक्र देव, ठीक है दोस्तों। तो अब आप क्या कीजिए, शुक्र देवता को लिख दीजिए कारक की श्रेणी में, और यहाँ पे आप शुक्र देवता को कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। क्यों हो गए शुक्र देवता ये कारक? क्योंकि एक घर त्रिकोण में मिल गया ना, अब दूसरा घर कहीं पर भी मिला, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कुंडली के जिस भाव में भी, जिस घर में भी 2 नंबर और 7 नंबर लिखा रहता है, उस भाव के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र देवता होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 2 नंबर और 7 नंबर जहाँ लिखा है जिस भाव में, उस भाव को भी कैंसिल कर देना है, क्रॉस कर देना है। 2 नंबर को क्रॉस कर दीजिए, ये 7 नंबर को भी क्रॉस कर दीजिए। अब हमें टोटली इन 4 जो घर हो गए उसको देखना नहीं। जिन जिन घरों को मैंने क्रॉस कर दिया है ग्रीन मार्कर से, अब उनको देखना नहीं है आपको, ठीक है। अब आइए दोस्तों 9th हाउस, तीसरा त्रिकोण। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देवता। तो जो कारक की श्रेणी में एक और ग्रह ऐड हो गया वो है बुध देवता। तो आप यहाँ लिखिए बुध। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आपने यहाँ योग कारक की श्रेणी में लिख दिया बुध। अब बुध को भी आप यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए। और आप जानते हैं कि कुंडली के जिस भाव में भी, जिस घर में भी 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ रहता है, उस घर के स्वामी होते हैं बुध देवता। तो उन दोनों घरों को भी आप कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो 3 नंबर यहाँ लिखा है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। 6 नंबर यहाँ लिखा है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है।
अब हमें जिन जिन ग्रहों को मैंने ग्रीन मार्कर से क्रॉस कर दिया है उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिन जिन ग्रहों को भी क्रॉस कर दिया है उनको भी देखने की अब कोई आवश्यकता नहीं, उनका निर्णय हो चुका है। क्लियर है? तो इस तरीके से मकर लग्न की कुंडली में 3 ग्रह योग कारक हुए हैं, शनि, शुक्र एंड बुध। ठीक है, अब हम आते हैं मारक। तो देखिए दोस्तों, कुंडली में मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में कोई एक घर मिला हो और दूसरा घर त्रिकोण में नहीं मिला हो। ठीक है, आई रिपीट, कुंडली में मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, इनमें से वो किसी एक घर के स्वामी हो लेकिन त्रिकोण के भाव के स्वामी ना हो, यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के स्वामी ना हो। तो देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों? त्रिक भाव से। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यानी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इसको हम त्रिक भाव बोलते हैं। कुंडली में सबसे बुरे, सबसे अशुभ भाव बोले जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो 6th हाउस ये हुआ। अब हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे क्रॉस कर दिया। इस घर का और इस घर के जो स्वामी है उसके बारे में निर्धारण हो चुका है, डिसीजन हो चुका है, मैं इसको अब देखूंगा नहीं। ठीक है, अब आता हूं मैं दूसरा त्रिक भाव में, यानी कि 8th हाउस में। तो देखिए, 8th हाउस में दोस्तों 5 नंबर लिखा हुआ। 5 नंबर का मतलब होता है दोस्तों सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव सिर्फ एक राशि के स्वामी होते हैं, सिंह राशि के। ठीक है, और वो घर उनको मिल गया 8th हाउस में, यानी कि त्रिक भाव में। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, आपके मारक ग्रह बनने की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मारक ग्रह बनने की डेफिनेशन क्या है? 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में किसी एक घर के स्वामी हो और त्रिकोण के किसी भी भाव के स्वामी ना हो। तो चूंकि सूर्य देवता जो है वो 8th हाउस के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य देवता क्या होंगे? आपके मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप लिख लीजिए यहाँ मकर लग्न की कुंडली में जो पहले ग्रह जो मारक बन गए वो हैं सूर्य देवता। ठीक है, अब आप सूर्य देवता को भी यहाँ पे क्रॉस कीजिए, कैंसिल कीजिए, और उनके घर, आप जानते हैं कि जहाँ पे भी 5 नंबर लिखा रहता है वो घर, उस घर के स्वामी सूर्य देवता होते हैं, तो आप उसको भी क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम तीसरे त्रिक भाव में, जो कि 12th हाउस है, 12वां भाव। 12वें भाव में दोस्तों लिखा है 9 नंबर। 9 नंबर का मतलब होता है दोस्तों धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो एक घर तो बृहस्पति देवता को मिल गया 12th हाउस में, लेकिन दूसरा घर आपके त्रिकोण में नहीं मिला, क्योंकि कुंडली में जहाँ पे भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा रहता है उन भावों के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो एक घर तो बृहस्पति देवता को आपको त्रिक भाव में मिला, यानी कि 12th हाउस में, लेकिन दूसरा घर उनको त्रिकोण में नहीं मिला। ठीक है, यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में उनको नहीं मिला। इसलिए बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में क्या होंगे दोस्तों? मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, मारक ग्रह मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में से किसी एक घर के स्वामी हो, लेकिन त्रिकोण के किसी भी भाव के स्वामी ना हो। तो अगर 9 नंबर, 12 नंबर यहाँ कहीं लिखा रहता तब तो वो योग कारक की श्रेणी में आते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक घर इनको मिल गया त्रिक भाव में 12th हाउस में, लेकिन त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला। बृहस्पति देवता को दूसरा घर मिला है 3rd हाउस में, इसलिए बृहस्पति देवता जो होंगे मकर लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो आप लिख दीजिए मारक ग्रह की श्रेणी में जो दूसरे ग्रह जो मारक बने वो हैं बृहस्पति देवता। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, बृहस्पति देवता को भी यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। और आप जानते हैं कि कुंडली में जहाँ पर भी जिस घर में भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा रहता है उस घर के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो आप कुंडली के जिस भाव में भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को भी क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो देखिए 9 नंबर को भी आप कैंसिल कीजिए, 12 नंबर को भी आप कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? अब जिन जिन भावों को मैंने ग्रीन मार्कर से क्रॉस कर दिया है, अब आपको उन भावों को देखने की ज़रूरत नहीं है, और जिन जिन ग्रहों को भी क्रॉस कर दिया है उन ग्रहों को भी देखने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, एक और जो नोट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक राशि के स्वामी वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, सूर्य एक राशि के स्वामी होते हैं सिंह राशि के, और चंद्रमा भी सिर्फ एक राशि के स्वामी होते हैं कर्क राशि के। तो ये ग्रह भी मारक बनने के लिए जो कंडीशन जो है, जो मैंने बताया था कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में किसी एक घर के स्वामी हो और त्रिकोण के स्वामी ना हो। ठीक है, उस कंडीशन को भी, इसको भी के केस में भी ये वैलिड होते हैं, यानी इन ग्रहों के लिए ये कंडीशन भी वैलिड है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर ये सूर्य और चंद्रमा अगर 2nd हाउस
7th हाउस या 11th हाउस में बैठ जाए, आई मीन सेकंड हाउस 7th हाउस या 11th हाउस, दूसरा भाव 7वां भाव या 11वें भाव के भी अगर स्वामी हो तो क्या होते हैं वो मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर कर लिए जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक राशि के स्वामी वाले ग्रह जैसे कि सूर्य जो कि सिंह राशि के स्वामी होते हैं और चंद्रमा जो कि कर्क राशि के स्वामी होते हैं, उनको अगर सेकेंड हाउस यानी कि दूसरा भाव, 7th हाउस यानी कि 7वां भाव और 11th हाउस यानी कि 11वां भाव, अगर इन भावों के भी अगर वो स्वामी हो गए तो वो मारक की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर वो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में से किसी भी एक घर के स्वामी होंगे तो भी वो मारक कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए यहाँ 7th हाउस में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो मैंने आपको जैसा बताया कि चंद्रमा या सूर्य, आई मीन एक राशि के स्वामी अलग ग्रह जैसे कि सूर्य और चंद्रमा अगर सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में से किसी भी एक भी घर के स्वामी अगर हुए तो वो क्या हो जाएंगे, मारक की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो चंद्रमा यहाँ 7th हाउस 7वें भाव के स्वामी है, तो इसलिए चंद्रमा यहाँ क्या हो जाएंगे, मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए आप तीसरा ग्रह जो मकर लग्न की कुंडली में मारक बना वो है चंद्रमा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 3 ग्रह जो हो गए मारक हो गए मकर लग्न कुंडली में, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा। अब आप क्या कीजिए, चंद्रमा को भी यहाँ पे कैंसिल कीजिए, क्रॉस कीजिए और उनके घर को भी आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्लियर है? अब 2 घर बचे दोस्तों, एक 4th हाउस और एक 11th हाउस। ठीक है, चौथा भाव और 11वां भाव। चौथा भाव में 1 नंबर लिखा है और 11वें भाव में 8 नंबर लिखा है। आप जानते हैं कुंडली में जहाँ पर भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा रहता है उस घर के स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है, और हमें सिर्फ मंगल के बारे में ही अब निर्धारण करना है, डिसीजन लेना है कि वो योगकारक होंगे कि मारक होंगे कि सम होंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम इसके बारे में डिसीजन लें मैं आपको समग्रह की डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनते हैं समग्रह कुंडली में। देखिए, समग्रह कुंडली में वैसे ग्रह होते हैं जिनको आई मीन जो ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को स्वामी हो और ना ही 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को स्वामी हो। क्लियर है दोस्तों? यानी ना ही 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को स्वामी हो और ना ही त्रिकोण के भाव के स्वामी हो। तो वैसे ग्रह जो कुंडली में होते हैं वो समग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मंगल की जो 2 राशियां हैं, एक मेष राशि और दूसरा जो वृश्चिक राशि, यानी 8 नंबर मीन्स व्हाट, वृश्चिक राशि। तो इनको दोनों घर जो मिला है, एक घर मिला है आपको 4th हाउस में और दूसरा घर मिला है इनको 11th हाउस में, यानी कि 11वें भाव में। ठीक है, इनको तीसरा, छठा, 8वां और 12वां यानी कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर नहीं मिला है और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला, यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में भी कोई घर नहीं मिला। यानी ये पूरी तरीके से समग्रह बनने की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए मंगल देवता जो होंगे मकर लग्न कुंडली में समग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप आराम से यहाँ लिख लीजिए, समग्रह की श्रेणी में जो एक ग्रह आया मकर लग्न कुंडली में वो है मंगल देवता। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से मकर लग्न की कुंडली में 3 ग्रह योगकारक बने, शनि, शुक्र और बुध। 3 ग्रह मारक बने, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा। और एक ग्रह सम की श्रेणी में है जो कि मंगल देवता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, मंगल को भी आप क्रॉस कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, इनके दोनों घरों को भी क्रॉस कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। इस तरीके से आपने देखा कि टोटल हाउसेस के बारे में भी डिसीजन हो गया और टोटल ग्रह के बारे में भी डिसीजन हो गया। इसी को हम बोलते हैं इलिमिनेशन प्रोसेस। बस आपको टेक्निक और कॉन्सेप्ट याद रखनी है, उसके बाद आप आराम से खुद ब खुद उसको डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, लोग जब कुंडली एनालिसिस करते हैं तो फंसते यहीं पे हैं। ठीक है, फंसते यहीं पे। पहले उनको ये तो मालूम ही नहीं होता है कि कैसे वो योगकारक हो रहे हैं, कैसे मारक हो रहे हैं और कैसे सम हो रहे हैं। बहुत थ्योरी बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन रियलिटी जो है वो दोस्तों ये आपके सामने है और इसको जो डिराइव करने का जो तरीका है वो भी आपके सामने। आप इजीली इसको आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ कंडीशंस जो हैं वो आपको याद रखनी है। 1-2 बार आप इसको अप्लाई कीजिएगा, खुद ब खुद आपके दिमाग में वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो यही था दोस्तों मकर लग्न की कुंडली में। नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें मैं आप लोगों को कुंभ लग्न की कुंडली में योगकारक, मारक और समग्रह की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और मैं समझ सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने तरह से आप लोगों को 100% दे रहा हूं। ठीक है, और अब जो मेरे वीडियो भी जो आ रहे हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी ही आ रहे हैं। और 2022 से दोस्तों जो मेरी वीडियो होगी उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए और
ज़रूरत हो तो आप एक नोट कॉपी रख लीजिए, आप उसमें लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों मेरा ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके मेरे एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनका व्हाट्सएप पे मैसेजेस आता है कि आपकी वीडियो आ नहीं रही। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो आ रही है, लेकिन शायद आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब अगर किया भी है तो आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाए और आप उसको एक्सेस कर सकें, आप उसको देख सकें। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। आपका जवाब इस टॉपिक से रिलेवेंट होगा तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।